प्रश्न 1। कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है? उत्तर, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। यह पाठ के इस अंश से सिद्ध होता है। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान तथा हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करते थे। जब वे छोटे थे तो उनकी बोली हमें बहुत कम समझ आती थी, इसलिए उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आती थी, लेकिन खेलते समय सभी एक दूसरे की बात समझ लेते। इससे सिद्ध हो जाता है कि कोई भाषा आपसी व्यवहार में बाधक नहीं होती। प्रश्न 2। पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों सी क्यों लगती थी? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पीटी साहब प्रीतमचंद बहुत कड़क इंसान थे। उन्हें किसी ने न हंसते देखा न किसी की प्रशंसा करते। सभी छात्र उनसे भयभीत रहते थे। वे मार मार कर बच्चों की चमड़ी तक उधेड़ देते थे। छोटे छोटे बच्चे यदि थोड़ा सा भी अनुशासन भंग करते तो वे उन्हें कठोर सजा देते थे। ऐसे कठोर स्वभाव वाले पीटी साहब बच्चों के द्वारा गलती न करने पर अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते हुए उन्हें शाबाश कहते थे। उनकी यह शाबाश बच्चों को फौज के सारे तमगों को जीतने के समान लगती थी। प्रश्न 3। नई श्रेणी में जाने और नई कापियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक को बालमन क्यों उदास हो उठता था? उत्तर, नई श्रेणी में जाकर लेखक का बालमन इसलिए उदास हो जाता था क्योंकि उसे किताबें अन्य लड़कों द्वारा पढ़ी हुई ही पढ़नी पड़ती थीं। उसके लिए पुरानी किताबों का प्रबंध हेडमास्टर साहब कर देते थे, क्योंकि लेखक के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जबकि अन्य बच्चे नई कक्षा में नई किताबें खरीदते थे। लेखक का बालमन नई कापियों तथा पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से उदास हो उठता था। प्रश्न 4। स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी जवान क्यों समझने लगता था? उत्तर, लेखक गुरदयाल सिंह फौजी बनना चाहता था। उसने फुल बूट और शानदार वर्दी पहने लेफ्ट राइट करते फौजी जवानों की परेड को देखा था। इसी कारण स्काउट परेड के समय धोबी की धुली वर्दी, पॉलिश किए बूट तथा जुराबों को पहन वो स्वयं को फौजी जवान ही समझता था। स्काउट परेड में जब पीटी मास्टर लेफ्ट राइट की आवाज या मुंह की सीटी बजाकर मार्च करवाया करते थे तथा उनके राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर लेखक अपने छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एक कदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक की आवाज करते हुए स्वयं को विद्यार्थी न समझकर एक महत्वपूर्ण फौजी समझने लगता था। प्रश्न 5। हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? उत्तर, पीटी साहब चौथी कक्षा को फारसी भी पढ़ाते थे। एक दिन बच्चे उनके द्वारा दिया गया शब्द रूप रट कर नहीं आए। इस पर उन्होंने बच्चों को पीठ ऊंची करके क्रूरतापूर्ण ढंग से मुर्गा बनने का आदेश दिया, तो उस समय वहां हेडमास्टर साहब आ गए। यह दृश्य देखकर हेडमास्टर उत्तेजित हो उठे। इसी कारण उन्होंने पीटी साहब को मुअत्तल कर दिया। प्रश्न 6। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा? उत्तर, सपनों के से दिन। पाठ के लेखक गुरदयाल सिंह के अनुसार उन्हें तथा उनके साथियों को बचपन में स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। चौथी कक्षा तक कुछ लड़के को छोड़कर अन्य सभी साथी रोते चिल्लाते हुए स्कूल जाया करते थे। स्कूल में धोबी पिटाई तथा मास्टरों की डांट फटकार के कारण स्कूल उन्हें एक नीरस व भयानक स्थान प्रतीत होता था, जिसके प्रति उनके मन में एक भय सी बैठ गया था। इसके बावजूद कई बार ऐसी स्थितियां आती थीं जब उन्हें स्कूल जाना अच्छा भी लगता था। यह मौका तब आता था जब उनके पीटी सर स्काउटिंग का अभ्यास करवाते थे। वे पढ़ाई लिखाई के स्थान पर लड़कों के हाथों में नीली पीली झंडियां पकड़ा देते थे। वे 1 2 3 करके इन झंडियों को ऊपर नीचे करवाते थे। हवा में लहराती यह झंडियां बड़ी अच्छी लगती थीं। अच्छा काम करने पर पीटी सर की शाबाशी भी मिलती थी।
तब यही कठोर पीटी सर बच्चों को बड़े अच्छे लगते थे। ऐसे अवसर पर स्कूल आना अच्छा व सुखद प्रतीत। प्रश्न 7। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था और उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था? उत्तर। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाया करता था, जैसे हिसाब के मास्टर जी द्वारा दिए गए 200 सवालों को पूरा करने के लिए रोज 10 सवाल निकाले जाने पर 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। लेकिन खेल कूद में छुट्टियां भागने लगती तो मास्टर जी की पिटाई का डर सताने लगता। फिर लेखक रोज के 15 सवाल पूरे करने की योजना बनाता। तब उसे छुट्टियां भी बहुत कम लगने लगती और दिन बहुत छोटे लगने लगते तथा स्कूल का भय भी बढ़ने लगता। ऐसे में लेखक पिटाई से डरने के बावजूद भी उन लोगों की भांति बहादुर बनने की कल्पना करने लगता, जो छुट्टियों को काम पूरा करने की बजाय मास्टर जी से पिटना ही अधिक बेहतर समझते थे। प्रश्न 9। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई युक्तियां इस प्रकार से हैं। पीटी साहब बिल्ला मार मारकर बच्चों की चमड़ी तक उधेड़ देते थे। तीसरी चौथी कक्षाओं के बच्चों से थोड़ा सा भी अनुशासन भंग हो जाता तो उन्हें कठोर सजा मिलती थी, ताकि वे विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन की नींव दृढ़ बना सकें। इसके साथ साथ विद्यार्थियों को प्रोत्साहित तथा उत्साहित करने के लिए उन्हें शाबाशी भी दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में स्वीकृत मान्यताएं इसके विपरीत हैं। शिक्षकों को आज विद्यार्थियों को पीटने का अधिकार नहीं है, इसलिए विद्यार्थी निडर होकर अनुशासनहीनता की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज पहले की भांति विद्यार्थी शिक्षकों से डरते नहीं हैं। इसके लिए विद्यालय और माता पिता दोनों जिम्मेवार हैं। बच्चों में अनुशासन का विकास करने के लिए उन्हें शारीरिक व मानसिक यातना देना उचित नहीं। उन्हें प्रेमपूर्वक नैतिक मूल्य सिखाए जाने चाहिए, जिनसे उनमें स्वानुशासन का विकास हो सके। प्रश्न 10। बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती हैं, विशेषकर स्कूली दिनों की। अपने अब तक के स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादों को लिखिए। उत्तर। बचपन की और विशेषकर स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादें मन को गुदगुदाती रहती हैं। ये यादें सभी की निजी होती हैं। मेरी भी कुछ ऐसी यादें मेरे साथ हैं। मैं जब 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, मेरी माँ किसी कारणवश बाहर गई थी, इसलिए मैं बिना गृह कार्य किए और बिना लंच लिए स्कूल पहुंची। पहले तो अध्यापिका से खूब डांट पड़ी, फिर आधी छुट्टी में मुझे अध्यापिका ने खिड़की के पास खड़ा पाया तो डांट लगा दी। अगले पीरियड में मुझे बहुत बेचैनी हुई कि अध्यापिका मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। मैं अध्यापिका कक्ष में उनसे मिलने गई। उन्हें देखते ही मेरा रोना छूट गया। उन्होंने रोने का कारण पूछा तो मैंने रोते रोते उन्हें कारण बताया कि मेरी माताजी घर पर नहीं हैं। उन्होंने मुझे सांत्वना दी, फिर मुझे अपने डिब्बे से खाना खिलाया। आज भी मैं इस घटना को याद करती हूँ तो अध्यापिका के प्रति भाव विभोर हो उठती हूँ। प्रश्न 11। प्रायः अभिभावक बच्चों को खेलकूद में ज्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं और समय बर्बाद न करने की नसीहत देते हैं। बताइए, खेल आपके लिए क्यों जरूरी हैं? आप कौन से ऐसे नियम कायदों को अपनाएंगे जिससे अभिभावकों को आपके खेल पर आपत्ति न हो? उत्तर। 1। खेल प्रत्येक उम्र के बच्चे के लिए जरूरी हैं। खेल की बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास में अहम भूमिका होती है। खेल बच्चे की सोच को विस्तृत तथा विकसित करते हैं। इनसे बच्चे में सामूहिक रूप से काम करने की भावना का संचार होता है। बच्चे में प्रतिस्पर्धा तथा प्रतियोगिता हेतु आगे बढ़ने की होड़ और दौड़ में भाग लेने की इच्छा पैदा होती है। खेलों में भाग लेने से बच्चे को अपना तथा अपने देश का नाम रोशन करने का सुअवसर प्राप्त होता है। 2। मैं अपने अभिभावकों के लिए वही नियम और कायदों को अपनाऊंगा जिनसे उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसलिए मैं समय पर खेलूंगा और समय पर खेलकर वापस आऊंगा। खेलने के साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दूंगा। मैं खेलने में उतना ही समय खर्च करूंगा जितना आवश्यक होगा। अर्थात मैं केवल वही नियम और कायदे अपनाऊंगा जिनसे मेरे अभिभावकों को सुख शांति मिलेगी। प्रश्न 1। बच्चों की यह स्वाभाविक विशेषता होती है कि खेल ही उन्हें सबसे अच्छा लगता है। सपनों के से दिन नामक पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर। सपनों के से दिन नामक पाठ से ज्ञात होता है कि लेखक और उसके बचपन के साथी मिलजुल कर खेलते थे।
खेल खेल में जब उन्हें चोट लग जाती थी और धूल एवं रक्त जमे कई जगह से छिले पांव लेकर घर जाते थे तो सभी की माँ, बहनें और बाप उन पर तरस खाने की जगह बुरी तरह से पिटाई करते थे। फिर भी वे अगले दिन फिर खेलने चले आते थे। इससे स्पष्ट होता है। प्रश्न 2, लेखक के बचपन के समय बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लेते थे, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अपने बचपन के दिनों में लेखक जिन बच्चों के साथ खेलता था उनमें अधिकांश तो स्कूल जाते ही न थे और जो कभी गए भी वे पढ़ाई में अरुचि होने के कारण किसी दिन अपना बस्ता तालाब में फेंक कर आ गए और फिर स्कूल गए ही नहीं। उनका सारा ध्यान खेलने में रहता था। इससे स्पष्ट है कि लेखक के बचपन के दिनों में बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लेते थे। प्रश्न 3, लेखक के बचपन में बच्चों के न पढ़ पाने के लिए अभिभावक अधिक जिम्मेदार थे। इससे आप कितना सहमत हैं? उत्तर, लेखक के बचपन में अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने का प्रयास नहीं करते थे। परचूनिये और आरतीय जैसे कारोबारी भी अध्यापक से कहते थे कि मास्टर जी, हमने इसे कौन सा तहसीलदार लगवाना है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से मुनीमी का काम सिखा देंगे। स्कूल में अभी तक यह कुछ भी नहीं सीख पाया है। इससे स्पष्ट है कि बच्चों की पढ़ाई न हो पाने के लिए अभिभावक अधिक जिम्मेदार थे। प्रश्न 4, गर्मी की छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों में लेखक ने क्या अंतर बताया है? उत्तर, लेखक ने बताया है कि तब गर्मी की छुट्टियां 1.5-2 महीने की हुआ करती थीं। छुट्टियों के शुरू के 2-3 सप्ताह तक बच्चे खूब खेल कूद किया करते थे। वे सारा समय खेलने में बिताया करते थे। छुट्टियों के आखिरी 15-20 दिनों में अध्यापकों द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने का हिसाब लगाते थे और कार्य पूरा करने की योजना बनाते हुए उन छुट्टियों को भी खेलकूद में बिता देते थे। प्रश्न 5, लेखक ने सस्ता सौदा किसे कहा है और क्यों? उत्तर, लेखक ने सस्ता सौदा उस समय के मास्टरों द्वारा की जाने वाली पिटाई को कहा है। इसका कारण यह है कि उस समय के अध्यापक गर्मी की छुट्टियों के लिए 200 सवाल दिया करते थे। बच्चे इसके बारे में तब सोचते जब उनकी छुट्टियां 15-20 बचती। वे सोचते थे कि एक दिन में 10 सवाल करने पर भी 20 दिन में पूरा हो जाएगा। 10 दिन छुट्टियां और बीतने पर वे 20 सवाल प्रतिदिन पूरा करने की बात सोचते पर काम न करते। अंत में मास्टरों की पिटाई को सस्ता सौदा समझकर उसे ही स्वीकार कर लेते थे। प्रश्न 6, लेखक ने 7वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई की उसमें स्कूल के हेड मास्टर शर्मा जी का योगदान अधिक था, स्पष्ट कीजिए। अथवा लेखक की पढ़ाई में हेड मास्टर शर्मा जी का योगदान स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक को याद है कि उस समय पूरे साल की किताबें 1 या 2 रुपए में आ जाती थीं, फिर भी अभिभावक पैसों की कमी के कारण नहीं दिला पाते थे। ऐसी स्थिति में उसकी पढ़ाई भी तीसरी-चौथी में छूट जाती। परंतु स्कूल के हेडमास्टर जो किसी अमीर परिवार के बच्चे को पढ़ाने जाते थे, वे उसकी पुरानी किताबें प्रतिवर्ष लेखक को दे दिया करते थे। इससे लेखक ने 7वीं तक की पढ़ाई कर ली। इस तरह उसकी पढ़ाई में स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी का विशेष योगदान था। प्रश्न 7, पीटी मास्टर प्रीतमचंद को देखकर बच्चे क्यों डरते थे? उत्तर, पीटी मास्टर प्रीतमचंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते न देखा था। उनका ठिगना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा और बाज सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता। उनका ऐसा व्यक्तित्व बच्चों के मन में भय पैदा। प्रश्न 8, लेखक और उसके साथी प्रीतमचंद की दी गई सजा वाला कौन सा दिन आजीवन नहीं भूल सके? अथवा फारसी की कक्षा में मास्टर प्रीतमचंद ने किस तरह शारीरिक दंड दिया जो बच्चों को आजीवन याद रहा? उत्तर, मास्टर प्रीतमचंद बच्चों को 4th कक्षा में फारसी पढ़ाते थे। बच्चों को फारसी अंग्रेजी से भी कठिन लगती थी। 1 सप्ताह बाद ही प्रीतमचंद ने बच्चों को शब्द रूप याद करके आने और उसे ज़बानी सुनाने को कहा, पर कठिन होने के कारण कोई भी लड़का न सुना सका। यह देख प्रीतमचंद को गुस्सा आया और उन्होंने बच्चों को मुर्गा बना दिया। उनके द्वारा लड़कों को मुर्गा बनाने का ढंग बड़ा ही कष्टदायी होता था।
उनके द्वारा दिया गया यह शारीरिक दंड बच्चे आजीवन नहीं भूल सके। प्रश्न 8। लेखक और उसके साथी प्रीतमचंद की दी गई सजा वाला कौन सा दिन आजीवन नहीं भूल सके? अथवा फारसी की कक्षा में मास्टर प्रीतमचंद ने किस तरह शारीरिक दंड दिया जो बच्चों को आजीवन याद रहा? उत्तर। मास्टर प्रीतमचंद बच्चों को चौथी कक्षा में फारसी पढ़ाते थे। बच्चों को फारसी अंग्रेजी से भी कठिन लगती थी। एक सप्ताह बाद ही प्रीतमचंद ने बच्चों को शब्द रूप याद करके आने और उसे ज़बानी सुनाने को कहा, पर कठिन होने के कारण कोई भी लड़का न सुना सका। यह देख प्रीतमचंद को गुस्सा आया और उन्होंने बच्चों को मुर्गा बना दिया। उनके द्वारा लड़कों को मुर्गा बनाने का ढंग बड़ा ही कष्टदायी होता था। उनके द्वारा दिया गया यह शारीरिक दंड बच्चे आजीवन नहीं भूल सके। प्रश्न 10। प्रीतमचंद के निलंबन के बाद भी बच्चों के मन में उनका डर किस तरह समाया था? उत्तर। विद्यालय के लड़के पीटी मास्टर प्रीतमचंद की पिटाई से इतने डरे हुए थे कि यह पता होते हुए भी कि पीटी मास्टर प्रीतमचंद को जब तक नाभा से डायरेक्ट बहाल नहीं करेंगे तब तक वो स्कूल में कदम नहीं रख सकते। जब भी फारसी की घंटी बजती तो बच्चों की छाती धक धक करती फटने को आती, परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहर या राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने न आ जाते, उनके चेहरे मुझे रहते। इस तरह उनका डर बच्चों के मन में जमकर बैठ चुका था।